जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए, वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जीएस के टॉप 1500 प्रश्नों के एक और क्लास को लेकर हाजिर हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 136 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए यहाँ पर यही डेटा इंग्लिश में दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब स्टेटमेंट्स क्या क्या दिए? पहला स्टेटमेंट दिया है, लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। देखिए यहाँ पर बात किया जा रहा है तरंग दैर्ध्य से जुड़ा, तरंग दैर्ध्य का मतलब वेव लेंथ की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रेड लाइट है, मतलब जो लाल प्रकाश है, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा अर्थात मैक्सिमम होती है, और जो बैगनी मतलब वायलेट है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये न्यूनतम मतलब सबसे कम होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर आपको याद नहीं इसका तो देखिए वेवलेंथ का सीक्वेंस क्या होता है, VIVGYOR। आपने ये सीक्वेंस जरूर पढ़ा होगा। राइट साइड देखिए सबसे कम होता है, उससे ज्यादा और ये लास्ट में सबसे ज्यादा होता है। तो विब्जियोर नाम की ट्रिक से आप इसको याद भी रख सकते हैं। इसमें वायलेट का सबसे कम होगा और रेड का सबसे ज्यादा होगा। तो पहला पॉइंट दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर क्या दिया, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों द्वारा कान, नाक और गले की जांच, सेविंग, सर्च लाइट और कार के हेडलाइट में किया जाता है। देखिए ये कहा जा रहा है कि जो अवतल दर्पण है इसका उपयोग क्या किया जाता है, डॉक्टरों द्वारा कान की जांच करने में, नाक की जांच करने में, गले की जांच करने में, या फिर जो सेविंग है वहां पर मिरर बनाने में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है। तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण क्या होता है, वस्तु के प्रतिबिंब, वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग ट्रकों या मोटर कारों में ड्राइवर के बगल में और सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में किया जाता है। देखिए जो उत्तल दर्पण होता है इसका यूज साइड मिरर के रूप में किया जाता है। बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे मान के चलिए आपने बाइक के साइड मिरर में देखा होगा, पीछे एक बड़ी सी गाड़ी आती है लेकिन कंप्लीट गाड़ी आपको छोटे वर्जन में दिखाई देती है क्योंकि ये उसमें उत्तल दर्पण लगा होता है। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पॉइंट सही है। तो इसका जो सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीन के तीनों सही है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 137 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको इसमें यह बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, निर्वात में प्रकाश की गति 2.25 गुणे 10 के पावर 8, ये 108 नहीं 10 के पावर 8 होगा, 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। देखिए निर्वात में अगर प्रकाश के चाल की बात करेंगे तो ये 2.25 नहीं होता है, 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सबको पता होता है, छोटे क्लास का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया, पानी में प्रकाश की गति 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये भी पॉइंट गलत है क्योंकि ये प्रकाश का चाल है। पानी में प्रकाश का चाल होता है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, कांच में प्रकाश की गति 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। निर्वात में ध्वनि की गति शून्य होती है। तो देखिए निर्वात में अगर प्रकाश मतलब यहाँ पे ध्वनि की बात की जा रही तो ध्वनि की गति कितनी होती है, शून्य होती है। ये भी सही है। और अगर निर्वात में प्रकाश की चाल गएगा तो भी आप यही बोलेंगे 3 गुणे 10 के पावर 8, क्योंकि ये पॉइंट आप यहाँ से देख चुके हैं। तो पहला और दूसरा ये दो स्टेटमेंट गलत है, जबकि तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर बनेगा केवल 3 और 4 सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 138 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सही को आपको चुनना है। देखिए पहला स्टेटमेंट दिया, दीर्घ रेडियो तरंगों के संचरण के लिए उपयोग की जाने वाली वायुमंडल की परत समताप मंडल है। देखिए ये कहा जा रहा है कि समताप मंडल में रेडियो तरंगों का संचरण होता है, जबकि रेडियो तरंगों का संचरण समताप मंडल में नहीं आयन मंडल में होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला पॉइंट गलत हो गया। दूसरा पॉइंट है, माध्यम में किसी कण के एक पूर्ण कंपन के बाद तरंग द्वारा तय की गई दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एक कंपन हुआ है ना, ऐसे ही एक कंपन में इसने जितनी
दूरी तय की, इसी को तरंग दैर्ध्य कहेंगे। ये पॉइंट बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा पॉइंट दिया, एक्सरे के विवर्तन द्वारा क्रिस्टल की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये भी पॉइंट सही है। अगर आपने डीएनए पढ़ा होगा तो डीएनए में बताया जाता है कि वाटसन और क्रिक ने क्या किया था, एक्सरे विवर्तन के द्वारा डीएनए के स्ट्रक्चर को प्राप्त किया था। तो दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा, जबकि पहला पॉइंट गलत है। तो इसका जो उत्तर बनेगा ये बनेगा विकल्प बी। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है और पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 139 में दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको विचार करना है और बताना है कि कौन कौन से कथन सही होंगे। पहला पॉइंट दिया, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो देखिए जो ध्वनि तरंग है इसकी आवृत्ति जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर 20 हर्ट्ज से कम की आवाज होगी तो भी हम नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा रहेगा तो भी हम नहीं सुन पाएंगे। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिए, अपश्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है। मतलब देखिए अगर 20 हर्ट्ज से कम होगा तो उसको अपश्रव्य कहेंगे, इंफ्रा साउंड वेव्स कहेंगे, जिसे कि हम नहीं सुन सकते। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा अगर साउंड की आवृत्ति रहेगी तो उसे पराश्रव्य कहेंगे, है ना, मतलब अल्ट्रासोनिक। ये भी हमें सुनाई नहीं देता है। तो तीन के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 140 में क्या दिया गया, नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन ए और के रूप में लेबल किया गया और दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है कि इसमें जो अभिकथन और कारण है इसमें से कौन सही होगा, और अगर सही होगा तो उसकी व्याख्या कर रहा होगा कि नहीं। तो पहला पॉइंट दिया है, लोहे का गोला पारे पर तैरता है लेकिन पानी में डूब जाता है। तो देखिए अगर लोहे के गोले की बात करेंगे तो पारे पर तैरेगा लेकिन पानी में डूब जाएगा। ये पॉइंट बिल्कुल सही है ना। अब कारण इसका क्या दिया, पानी का सापेक्ष घनत्व लोहे से अधिक होता है जबकि पारे का सापेक्ष घनत्व लोहे से कम होता है ना। देखिए पानी के घनत्व की बात करेंगे तो क्या होता है, लोहे के घनत्व से कम होता है, इसी वजह से लोहा इसमें डूब जाता है ना। और जबकि पारे के घनत्व की बात करेंगे तो ज्यादा होता है, इसी वजह से लोहा उस पर तैरता है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कथन ए तो सही है लेकिन जो आर दिया ये क्या है, गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो यहाँ पर विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 141, निम्नलिखित में से विटामिन की कमी से उत्पन्न होने वाले रोगों से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देखिए सेम यही डेटा अंग्रेजी में दिया। अब आपको बताना है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल की कमी से रतौंधी या जीरोप्थैल्मिया रोग होता है, ये बिल्कुल सही है। अब विटामिन बी की बात करेंगे। देखिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और वृद्धि रुक जाता है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर दिया विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से किलोसिस नाम का रोग होता है। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। इसके बाद विटामिन B5 की बात करेंगे तो B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, और यहाँ पर दिया जा रहा है किससे रक्त छीड़ता होगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए रक्त छीड़ता, कुंठित वृद्धि, इन सब की बात करेंगे तो पेंटोथेनिक अम्ल से ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। पेंटोथेनिक अम्ल की बात करेंगे तो इसमें चर्म रोग होते हैं, वृद्धि रुक जाती है और बाल सफेद हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा, लेकिन जबकि चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि रक्त छीड़ता यहाँ पर नहीं आएगा। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सही है। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 142 में दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहाँ पर कुछ कथन दिए गए, इसमें आपको देखना और इसमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सही होगा और कौन सा गलत होगा। रुकिए, चलिए यहाँ पर मतलब ये ऊपर से कट रहे तो बस इतना ही रखते हैं, है ना। अब इसमें आपको विचार करना है, बताना है। पहला पॉइंट दिया है, हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंगे उत्पन्न करती है, विद्युत तरंग उत्पन्न करती है, इन्हें पेसमेकर कोशिकाएं कहा जाता है। ये भी बिल्कुल सही पॉइंट है ना। पेसमेकर कोशिकाएं मतलब देखिए आपने देखा होगा कभी कभी जब हृदय खराब हो जाता है, मतलब उसमें कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं, कोई कमी हो जाती है, तो पेसमेकर लगा करके उसके गति को बनाया जाता है ना। तो पहला पॉइंट सही हो जाएगा। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर दिया हीमोग्लोबिन का पीएच मान 7.1 से 7.4 के बीच होता है। हीमोग्लोबिन कुछ हद तक क्षारीय होता है। तो ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है क्योंकि आपको पता होगा पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो 7 पर उदासीन होता है, 7 से कम होने पर अम्लीय हो जाएगा और 7 से ज्यादा होने पर क्षारीय हो जाएगा। तो अगर हीमोग्लोबिन का पीएच 7.1 से 7.4 है तो सीधी सी बात है कि क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर दिया वृक्क की पेल्विस में कैल्शियम कार्बोनेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वृक्क में पथरी या अस्मरी बनती है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि
जो वृक्क है कि पेल्विस में कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम ऑक्जेलेट होगा है ना, जो पथरी होते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है ना कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो यहां से ये गलत हो जाएगा, तो तीसरा पॉइंट तो गलत हो गया, पहला और दूसरा सही, इसका मतलब वो उत्तर बनेगा जिसमें पहला और दूसरा रहेगा। तो देखिए विकल्प डी ऐसा दिख रहा है जिसमें पहला और दूसरा मिल रहा है, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 143 पर। 143 में क्या दिया गया इसको देखते हैं। इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करें मतलब आपको इसमें बनाए कि कौन सा सही होगा है ना। 143 में पहला पॉइंट दिया है, अब केवलर एंड लेक्सान पॉलीमर का उपयोग बुलेट प्रूफ ग्लास, डीवीडी, रसोई के बर्तन आदि बनाने के लिए किया जाता है। तो जो केवलर है या फिर लेक्सॉन है इस पॉलीमर, इसका उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट या फिर बुलेट प्रूफ कोई भी पदार्थ बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही है ना। इसको हमने सॉल्ट के माध्यम से भी देखा था, एक सॉल्ट में देखा गया था केवलर है ना, वो एक मूवी का सीन था जिसमें एक्सप्लेन किया गया था कि केवलर था है ना, जो बुलेट प्रूफ कपड़ा बनाने में यूज हुआ था। अगला पॉइंट दिया, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का एक बहुलक है जो रबर के पेड़ से लैक्टेक्स के रूप में प्राप्त होता है। देखिए प्राकृतिक रबर की बात करेंगे, अगर नेचुरल रबर की बात करेंगे तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है जिसे कि रबर के पेड़ के लैटेक्स से प्राप्त किया जाता है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, बुलेट प्रूफ खिड़कियों के निर्माण में पॉलीकार्बोनेट नामक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, ये भी पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट दिया, नियोप्रीन क्लोरोप्रीन का एक उच्च बहुलक है, पाइप, बेल्ट आदि बनाने में यूज किया जाता है। देखिए जो नियोप्रीन है ये क्या होता है, क्लोरोप्रीन का बहुलक है, तो इसे पॉलीक्लोरोप्रीन भी कहा जाता है। इसका प्रयोग पाइप, बेल्ट ये सब बनाने में होता है, ये भी पॉइंट सही है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सब के सब पॉइंट से, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 144। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है ना। तो चलिए देखते हैं कौन सा कथन सही बनेगा। पहला पॉइंट दिया, सफेद ठोस पोटेशियम ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। देखिए फोटोग्राफी में पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका अगर रासायनिक नाम लिखा जाएगा तो रासायनिक सूत्र KBr होता है, इसका यूज किया जाता है फोटोग्राफी में, बिल्कुल सही है। आगे दिया, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है ना, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं होता है, पोटेशियम सल्फेट का उपयोग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। आगे दे रखा है, देखिए पोटेशियम सल्फेट का उपयोग बारूद के रूप में किया जाता है, तो पोटेशियम नाइट्रेट से बारूद बनाया जाता है न कि सल्फेट से, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उल्टा दिया है, नाइट्रेट से बारूद बनता है और सल्फेट क्या होता है, उर्वरक होता है। आगे दिया है, मोनोपोटेशियम टॉल्ट्रेट का उपयोग बेकरी में किया जाता है, तो मोनोपोटेशियम टॉल्ट्रेट ये बेकरी में उपयोग होता है, बिल्कुल सही है। तो पहला और चौथा ये दो स्टेटमेंट सही दिए, जबकि दूसरा और तीसरा गलत है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 145। 145 में दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर क्या बताना है, सही होगा है ना। अच्छा इसमें यहाँ पर नहीं दिया तो हम लोग मानेंगे कि सही के बारे में पूछा जा रहा है ना। पहला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर पहले पॉइंट की बात करेंगे, फ्लिंट कांच सिलिका और सेरियम ऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। फ्लिंट कांच में पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। देखिए फ्लिंट कांच की अगर बात करेंगे तो ये सिलिका और सेरियम ऑक्साइड से बना होता है ना, ये बिल्कुल सही है ना। रुक यहाँ पे फ्लिंट कांच लिखा ना, ये जो फ्लिंट कांच नहीं, ये क्रुक्स कांच बना होता है, यहाँ पे क्रुक्स होगा न कि फ्लिंट होगा है ना। तो ये पॉइंट पहले ही गलत हो गया क्योंकि बात किया जा रहा है फ्लिंट कांच की, जबकि ये कहानी किसका दिया, क्रुक्स का दिया, तो ये पॉइंट गलत हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, फोटो सेल का उपयोग फायर अलार्म में किया जाता है, इसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल या फोटो वोल्टेइक सेल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पर दे रखा है कि पायरेथ्रम एक प्राकृतिक कीटनाशक है जो मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करके उन्हें दूर भगाता है। देखिए पायरेथ्रम की बात करेंगे, एक नेचुरल कीटनाशक है, ये क्या करता है, मच्छरों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जिससे वो दूर भागते हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पर सही दिया है। औद्योगिक प्रयोजनों के लिए अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है। देखिए हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, ये बिल्कुल सही पॉइंट है ना। हैबर विधि कुछ ऐसा होता है N2+3H2 और ये कन्वर्ट हो जाता है 2NH3 में, इसको हैबर विधि कहा जाता है। तो यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 146। 146 में क्या दिया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसमें कौन सा कथन सही होगा, कौन सा कथन गलत होगा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट दिया, गीगर काउंटर एक कण संसूचक है जिसे गीगर मुलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है, इसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। देखिए अगर गीगर काउंटर की बात करेंगे तो ये कण संसूचक है, बिल्कुल सही है। कण संसूचक का मतलब है पार्टिकुलर डिटेक्टर है ना, मतलब ये पार्टिकल का क्या करता है, डिटेक्शन करता है। अब इसका उपयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या जिसे कि परमाणु भार कहते हैं, उसके नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के समान होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अगर हम लोग बात करेंगे परमाणु क्रमांक की, तो सिर्फ क्या होता है, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आगे दिए, एक ही तत्व के दो परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। देखिए
जिनका परमाणु संख्या समान होता है ना, परमाणु संख्या समान होगा तो समान स्थान पर होंगे तो उन्हें सम स्थानिक कहेंगे, न कि समभारिक कहेंगे। तो ये पॉइंट गलत है। तो पहला और दूसरा तो सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पर क्या है, गलत है। तो देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पर गलत है, विकल्प बनेगा पहला और दूसरा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। देखिए यहाँ पर केवल 1 और 2 दिख रहा है। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 147 पर। 147 में क्या दिया, निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तनों का उदाहरण नहीं है। अब आपको ये बताना है कौन ऐसा है जो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो चलिए देखते हैं कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलीकरण। देखिए सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टलीकरण की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कभी भी क्रिस्टलीकरण हो गया, वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, है ना, ये सब आपको, ये सब मतलब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण होते हैं। मतलब ये भौतिक परिवर्तन होता है। क्रिस्टलीकरण का मतलब क्रिस्टल बना देंगे, फिर वापस से क्रिस्टल को आप चूर्ण में परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन मतलब आपने डायरेक्ट उसको क्या किया, ठोस से सीधा गैस में बदल दिया। वाष्पीकरण की बात करेंगे तो आपने वाष्प में परिवर्तित कर दिया। बर्फ का पिघलना, ये सब हमेशा भौतिक मतलब परिवर्तन होते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, मतलब ये उत्तर में शामिल नहीं होगा। लोहे में जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही बनना रासायनिक है। कागज का जलना रासायनिक है। तो आपको बताना है इसमें कौन भौतिक नहीं है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा भौतिक नहीं है। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प सी। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 148। 148 में क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में पर विचार कीजिए। आपको विचार करना और इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, है ना। पहला पॉइंट दिया, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, इसलिए पानी का क्वथनांक कम हो जाता है और पानी कम तापमान पर उबलने लगता है। बिल्कुल सही है। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, क्या होगा, वायुमंडल का दबाव कम होता जाएगा और दबाव कम होने से पानी का क्वथनांक कम होगा और पानी जल्दी उबल जाएगा। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगला पॉइंट है नैफ्थेलिन ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है, इसलिए रेत और नैफ्थेलिन के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग किया जाता है। देखिए नैफ्थेलिन जो होता है ये ऊर्ध्वपातन प्रदर्शित करता है। अगर नैफ्थेलिन और रेत आपस में मिक्स है तो इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊर्ध्वपातन तकनीकी का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल सही है। आसोन की प्रक्रिया का उपयोग अक्सर तरल अशुद्धियों को दूर करने के लिए किया जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है क्रोमैटोग्राफी, रंगीन रसायनों के मिश्रण को अलग करने की एक रासायनिक तकनीक है, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए जब कभी क्रोमा वर्ड आएगा तो इसका मतलब कलर से होता है कुछ ना कुछ, है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सबके सब सही। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, प्रश्न संख्या 149। 149 की बात करेंगे तो इसमें दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, है ना। अब इसमें क्या क्या दिया उसकी बात करते हैं, फिर इसके बाद इसके उत्तर को देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नागालैंड के कोहिमा राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, जिसका नाम नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च है। तो देखिए नागालैंड में पहला मेडिकल इंस्टीट्यूट खोला गया, इसका उद्घाटन मनसुख मांडविया ने किया। बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है, हाल ही में नागालैंड के मोकोक चुंग जिले में बहने वाली ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी मिलक से बैडिस लीमा कुमी नामक मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। नागालैंड के कोमोकचुंग जिले में जो ब्रह्मपुत्र नदी है की सहायक नदी है मिलक, है ना, उसमें क्या किया गया, मछली की एक नई प्रजाति मिली है जिसे बैडिस लीमा कुमी के नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे, हाल ही में भूटान अपने सभी आवारा कुत्तों की आबादी को पूरी तरह से स्टरलाइज एवं टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। मतलब भूटान ने क्या किया कि जितने भी उसके आवारा कुत्ते हैं जिसे स्ट्रेट डॉग कहते हैं उनका स्टरलाइजेशन किया और साथ ही उनका वैक्सीनेशन करने वाला पहला देश बना है ना। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में समो शहीदी स्मारक एवं पुस्तकालय का लोकार्पण किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चार के चारों पॉइंट सही हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। तो चलिए दोस्तों आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 150। 150 में यहाँ पर क्या दे रखा है, अब निम्नलिखित दो कथन दिए गए, एक कथन 1 और कथन 2 है। आपको बताना है कि देखिए उपरोक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुने। आपको बताना है सबसे उपयुक्त क्या होगा। देखिए अमेरिका के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने हाल ही में चिकनगुनिया बीमारी के पहले टीके इक्सचिक को मंजूरी दी है। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट ये बिल्कुल सही, मतलब इक्सचिक को मंजूरी मिली, है ना। दूसरा पॉइंट दिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में नई दिल्ली में साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर नामक एक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है ना। तो ये जो प्रदर्शनी है इसका उद्घाटन मोदी ने नहीं किया था, इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था। तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा, पहला कथन सही लेकिन दूसरा कथन क्या गलत है। तो दोस्तों ये हम लोगों ने 1500 क्वेश्चन में से कुल 150 क्वेश्चन का डिस्कशन कर लिया है ना। इस प्रकार की क्लास लगातार आगे चलती रहेगी और अगर आप इन 1500 क्वेश्चन को कंप्लीट देख लेते हैं तो आप किसी भी प्रकार की स्टेट पीसीएस एग्जाम में जाएंगे, वहां पर आप आसानी से कुछ प्रश्न आप ऐसे बना सकते हैं जो डायरेक्ट इस क्लास से मिले होंगे। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।